बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। एक नई आगाज, एक नए अंदाज, एक नई तरंग और एक नई उमंग के साथ आपके सामने हाजिर है इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। और पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई, खुशी की लहर और खुशी की खबर हमारी जो बहुत अरसे से हम देख रहे थे, कवर भी कर रहे थे शाहजेब, और आज आप वो सबको वो न्यूज भी बता रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं। जिस तरीके से हमने एक आवाज़ बुलंद की मुख्तलिफ फोरम्स पर और OIC की हमने कॉन्फ्रेंस भी कराई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद मंजूर हो गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब जो उनके मुंजमद असासे हैं वो भी बहाल हो सकेंगे, उनको इमदाद भी मिल सकेगी, उनके मसाइल हल हो सकेंगे, जो कि वाकई इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ताकि जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर इंसानी बहरान पैदा ना हो, तो इस वक्त ये होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब हो चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, वो इन मुश्किलात से निकल सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। ये बहुत ही अच्छी खबर है हम पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी तमाम टीम जो इस कोशिशों में लगी हुई थी, वो बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अब बात करते हैं मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील के हवाले से। उन्होंने प्रियंका कुमारा के हवाले से उनकी जो हलाकत हुई और उनको जो उन्होंने एक साथ में एक जो उनका एक वो दिखाया अपना एक उन्होंने मजम्मत की इसकी। बिल्कुल। और साथ में उन्होंने एक चीज को बड़ा क्लियर बता दिया कि किसी भी के साथ, मजलूम के साथ ये इस तरह होना ये गलत है। और इसका उन्होंने अगेंस्ट उन्होंने हाथ जोड़कर बाकायदा जब वो गए तो उन्होंने बहुत बड़ा नाम है, मुमताज आलम दीन है मौलाना तारिक जमील साहब, और वो जब बात करते हैं तो या तो वो करते नहीं हैं, करते हैं तो हक की बात करते हैं। उन्होंने इस बारे में भी ये बड़ा क्लियरली बोल दिया कि ये जुल्म हुआ है, इसके बारे मैं इसके खिलाफ हूँ और इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ साथ उन्होंने, जैसे कि माया बता रही है, मजम्मत की है जो कत्ल किया गया प्रियंका कुमारा को और उन पर तशद्दुद किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका के, उनसे मुलाकात भी की। ताहिर शफी साहब भी उनके साथ मौजूद थे। तो इस तरीके से उन्होंने इस वाक़े पर मजम्मत की है और साथ साथ हाथ जोड़कर उनकी फैमिली से, श्रीलंका से माफ़ी मांगी है। अब आगे चलते हैं और एक और बात करते हैं जो कि जिसका बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा था, उसका इफ्तिताह हो चुका है। हम अगर बात करें ITI की, इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद के दरमियान जो माल बरदार ट्रेन है वो अब चलेगी, क्योंकि हमारे जो वजीर रेलवे आजम स्वाति, उन्होंने इसका इफ्तिताह कर दिया है। और सुनने में आया है कि ये अभी तो कार्गो के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन बहुत जल्द सफर भी कर सकेंगे। और ये कितना अच्छा होगा कि इस्लामाबाद से तेहरान और साथ में इस्तांबुल जाने का एक सफर होगा लोग देखने के लिए। हम तो बड़ा कितना लंबा सफर होता है? तकरीबन 14 दिन का सफर होता है, कितना बताया जा रहा है। 14 डेज, 2 हफ्ते आप कहते हैं ना क्वारंटीन में होंगे, 2 हफ्ते आप ट्रेन में होंगे, सफर में होंगे, दुनिया आप देखते हुए जाएंगे। और पाकिस्तान और तेहरान और इस्तांबुल के तमाम रास्ते और वो तमाम खूबसूरतियां आपके। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मईशत और जो लोगों की जिंदगी है, शहरियों की जिंदगी है, उसमें बेहतरी आएगी और एक अहम किरदार अदा करेगी ये जो प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कारोबार करने के अखराजात हैं उसमें भी कमी आएगी। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह हो चुका है। और अब हम बात करते हैं उन बड़ी बड़ी रिहाइश गाहों की जिनको पार्क बनाने की जरूरत है। क्या समझती हैं आप? मुझे तो नहीं पता। देखो, ये मुझे मेरी तरफ जुमला नहीं कहो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि तजवीज जरूर दी है हमारे जो है मियां ताहिर साहब ने, जिनका ताल्लुक पंजाब असम्बली से है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बड़े बड़े अफसरान को इतने बड़े बड़े इलाके और घर और जगहें दी हुई हैं, इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दें, इसको पब्लिक पार्क बना दें, इनको लोगों के इस्तेमाल के लिए देखें, आके रौनकें देखें, तफरीका बनाए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी तजवीज दी है कि भाई छोटे छोटे दूसरे 1-2 कनाल के घर दे दें और सबको, मतलब ताकि उनका रेजिडेंसी भी हो। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं, ये आइडिया है, आइडिया बुरा नहीं है सर जी। बिल्कुल। लीगी रुकन असेंबली हैं मियां ताहिर साहब, जिन्होंने ये तजवीज़ दी है। जैसा कि बता रही है माया
और वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी रिहाइशगाहें हैं सरकारी अफसरान की, उन्हें पार्क में तब्दील कर दिया जाए। आगे चलकर इनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इनका जो मुतालबा है वो अब कहां तक पहुंचा है और कैसे उस पर अमल हो सकता है। कैसे अमल हो सकता है, इस पर प्रोग्राम में चल के आगे जरूर बात होगी। लेकिन आज एक और बात करें जिसको हम गाहे बगाहे कवर भी कर रहे हैं, वो है पंजाब में अनाउंस हुआ हुआ हेल्थ कार्ड। किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो हमें पता नहीं था। लॉन्च हो गया, डेफिनेटली लोग खुश हैं, बिल्कुल कराची में सिंध की तरफ बढ़ेगा, उम्मीद है। लेकिन किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी तो आप पता चले। ये वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा ने बता दिया है कि आप अपने आईडी कार्ड के साथ जो है ये हेल्थ कार्ड हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि आउटडोर के लिए ये नहीं होगा। अस्पतालों में आपको वहां पर जैसे कि कहा जाता है कि हेल्थ कार्ड या मुख्तलिफ जो इंश्योरेंस कार्ड होते हैं आपको वहां पर एडमिट होना पड़ता है और उसमें ये हेल्थ कार्ड इस्तेमाल होंगे, तो ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। इसके साथ साथ वो मर्ज जिसके लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है उसके लिए ये पंजाब का हेल्थ कार्ड जो है वो इस्तेमाल हो सकेगा। बस उम्मीद करते हैं कि हेल्थ कार्ड की कोशिशें उतनी ही कामयाब हों जितनी लोगों के पास पहुंचने के बाद भी उतना ही कामयाबी मिले। गाड़ियों के हवाले से मैं कुछ सुन रही थी, शाजिद तुम कुछ कहते कि अच्छी खबर आई है। बिल्कुल, गाड़ियों के हवाले से कुछ अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और ये मुझे पता है कि बहुत सारे नौजवान इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको बताते हैं कि वफाकी काबीना ने नई 5 साला ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इसमें जो सेफ्टी है, इसके साथ साथ बरामदात, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और नई टेक्नोलॉजी का हुसूल, ये अहदाफ हैं जो सेट किए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि गाड़ियों को सस्ता भी किया जाए, कुछ रियायत दी जाए। बहुत सारे टैक्सेस लग चुके हैं, उन्हें कम किया जाए। मेरे ख्वाब में देखो पावर ऑफ एफर्मेशन यही होती है। मैंने कहा था मुझे गाड़ी लेनी है, इसका इसने कहा बहुत महंगी हो जाएगा, आप नहीं ले सकती, लेकिन एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर एक और भी है शाज़ेब, और वो है मौसम को लेकर। मौसम बदलने वाला है, सियासी मैदान का नहीं, क्रिकेट का नहीं, बल्कि वाकई में कुछ कराची में मौसम बदलने की अफवाहें आ रही हैं। और वो है कि 25 दिसंबर के बाद से 26-27 के आगे आने वाले दिनों में बारिश मुतवक्को है, यानी कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि अब बारिश होने वाली है बहुत जल्द दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। और यही बताया जा रहा है कि कराची और जो इर्द गिर्द के शहर हैं वहां पर भी बारिशों का इम्कान है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान में भी एक जो सिस्टम है ना, मगरबी सिस्टम, वो दाखिल हो गया है और वहां भी अब सर्दी में मजीद इजाफा होगा। कोयटे की हवाएं हमको ठंड लेकर आएंगी और साथ साथ ना बिजली है ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। ये आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन ये है कि खुश कह रही है, क्योंकि हम वैसे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जितनी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, ना बिजली है ना पानी है, लेकिन फिर भी खुश रहने का तरीकाकार क्या है कि अब खुशी की डिग्री मुतारिफ करा दी गई है। यानी कि आप बाकायदा खुशी की डिग्री हासिल कर सकते हैं खुश रहने के लिए, अच्छी सेहत के लिए, अच्छे मेंटली स्टेबल होने के लिए। तुम शो करो, मैं जा रही हूँ डिग्री करने। आप ये डिग्री करें, लेकिन इसमें 4 साल तकरीबन आपको लगेंगे मेरे ख्याल में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने ये खुशी की डिग्री मुतारिफ कराई है और किस तरीके से इसमें क्या कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमें शो में ज्वाइन किया है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। लेकिन सबसे पहले बताइएगा, ये खुशी की डिग्री जो मुतारिफ कराई गई है, ये खुशी पढ़ाने का फैसला किया गया है, इस पर कब से अमल हो सकेगा? और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि कितने साल की डिग्री होगी, कितने साल पर मुहित होगी? देखें, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, खुशी और जिस्मानी सेहत हर इंसान की नशो नुमा के लिए और उसको इस ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, नेमत ही रखने के लिए बजाय ये कि जहमत बन जाए, बहुत ज़रूरी है कि ये शऊर पैदा करना। और उसके लिए इस तरह के डिग्री प्रोग्राम से हमें टीचर्स हम डेवलप करते हैं और उसके बाद रोल मॉडल्स डेवलप होते हैं और उसके बाद वो फिर आगे ट्रिपल डाउन इफ़ेक्ट होता है कि जब असातिज़ा को ये शऊर पैदा होगा तो ज़ाहिर है शागिर्दों में भी ये शऊर पैदा होगा और उनके शागिर्दों में भी पैदा होगा। हमारे माशरे में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हर चीज़ में स्ट्रेस है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है सुबह से लेकर रात सोने तक जिसमें स्ट्रेस ना हो, बल्कि सोते भी हम टेंशन को साथ लेके ही हैं। तो इसलिए ये 2 साल की डिग्री प्रोग्राम्स हमने शुरू किया है, जिसको मास्टर्स डिग्री कहेंगे। ये कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, चाहे नर्स है, अलाइड हेल्थ स्पेशलिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, फार्मासिस्ट है, या डॉक्टर है या डेंटिस्ट है, वो इसको इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है।
2 साल में मास्टर्स करेगा और उसके बाद अगर वो परस्यू करना चाहे तो ऑब्वियसली मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। मकसद ये है कि जो मेंटर्स हैं वो उनको इस सब्जेक्ट में तालीम और तरबियत दी जाए और इसको हम फिर आगे लेके चलें। इस ज़ाहिर है इसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जहनी एस्पेक्ट है जो कि हम जिसको बहुत ज़रूरी समझते हैं कि बंदे की जहनी कैफियत इस तरह की हो कि वो खुश रहना सीखे, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखे। दूसरा जिस्मानी है जो हेल्थ का पार्ट है, वो ये है कि वो फ़िट रहे, मोटापा ना हो, वो उसको बीमारियों से अपने आप को फ्री रख सके, लाइफस्टाइल अपनी बेहतर करे। तो इसको आप एक तरीके से लाइफस्टाइल की डिग्री भी कहा जा सकता है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान सोता भी स्ट्रेस को लेकर है। तो मेरा जो अगला सवाल है वो ये कि तो फिर खुश कैसे रहें? इस हवाले से सेहत पर खुशी का क्या असरात हो सकते हैं? तालिब इल्मों को पढ़ाने वाले कौन होंगे? क्या उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी या किसी और तरह की भी ट्रेनिंग दी जाएगी? ये ज़रा सा इस पर रोशनी डालिएगा। देखें, ये मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी है। इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसमें ट्रेनर्स हैं जो जिम्स में ट्रेनिंग कराते हैं, और इसमें फिजिशियंस हैं हमारे जैसे, इसमें डेंटिस्ट हैं क्योंकि ओरल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें वो डॉक्टर्स हैं जो पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि नशे से दूर कैसे रहना है, सिगरेट से दूर कैसे रहना है, इस तरह की अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं जाना, और अगर खुदा न खास्ता आप उनमें मुब्तला हैं तो उनको छोड़ के फ़िटनेस कैसे ज़िंदगी में लानी है। इसमें मजहबी स्कॉलर्स भी हैं क्योंकि हमारे दीन का बहुत करीबी तल्लक है हेल्थ एंड हैप्पीनेस से, क्योंकि हमारा दीन तो सिखाता ही ये है कि आप और मैं कोशिश कर सकते हैं, एफ़र्ट कर सकते हैं, नीयत कर सकते हैं, लेकिन नतीजा अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इसलिए हमारे मज़हब में रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि आपके पहाड़ भी गिर जाए सर पे या आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए, खुदा न खास्ता आपके बच्चा भी दुनिया से रुखसत हो जाए, तो उस पे भी आपको ये होना चाहिए कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी और ये होना था और हो गया है। आप और मैं इसको नहीं रोक सकते थे। कोई बड़े डॉक्टर कोई अमेरिका जाके ट्रीटमेंट कराने से भी उसकी ज़िंदगी नहीं बच सकती। तो जब रिग्रेट कम होगी तो ज़ाहिर है कंटेंटमेंट आएगी, हैप्पीनेस आएगी, हेल्थ आएगी। और इसी तरह हमें ये तालिब इल्मों को और आवाम को शऊर देना है कि कंटेंटमेंट या उनको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ उनका एक एलिमेंट थोड़ी सी एम्बिशन का भी होना चाहिए। तो इसलिए ये बैलेंस बिटवीन एम्बिशन एंड कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब ही कंटेंट हो जाएंगे, बिल्कुल हम अपने आप को सेटिस्फाइड रखेंगे कि हर वक्त सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो नई इजादात नहीं होंगी। इसलिए ये बैलेंस सिखाना, सीखना और फिर से बहुत। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी बता दें, अगर कोई ये डिग्री पढ़ना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? अगर वो इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो दाखिले का जो मयार है वो क्या रखा गया है? इस पर भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखें, वही मयार होगा जो किसी भी मास्टर्स डिग्री का है कि बैचलर होना चाहिए और बैचलर साइंस की और मेडिकल के सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए है इस वक्त। बाद में जब ये बाकी हम क्योंकि हेल्थ यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं, कि बाकी जनरल यूनिवर्सिटीज़ इसको अपनाना चाहेंगी तो ऑब्वियसली हम उनकी हेल्प करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में या इस खित्ते में ये पहली दफ़ा हो रहा है। इसलिए हमने इसको फ़िलहाल रिस्ट्रिक्ट किया हेल्थ के बैचलर्स पे, और उसके बाद 2 साल की ये डिग्री प्रोग्राम होगा, और 2 साल के बाद वो अहल होंगे कि पीएचडी में भी हम इसी हेल्थ एंड हैप्पीनेस में, फ़िटनेस में कराना चाहते हैं और इंशाल्लाह कराएंगे। और ये फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे हॉकी का हो, उसको सेलिब्रेट करना भी आएगा अच्छी बॉल पे, और अगर वो खुदा न खास्ता हार भी जाए मैच तो उसको ऐसी इमोशनल उसको मिलेगी सपोर्ट एक दूसरे से, टीम वर्क इसी को कहते हैं, कि वो इसको इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेगा, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज़ होगी। थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो ज़रूरी होती है लाइफ में, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, मगर इतनी स्ट्रेस आप ले लें कि आप ओवरशूट कर लें तो आपकी एग्ज़ाम में, जिसको हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं, वो शुरू हो जाती है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। इसलिए बैलेंस
बहुत ज़रूरी है। और इस डिग्री का मकसद भी यही है कि लाइफ में बैलेंस आए, लाइफ में मॉडरेशन आए, एक्सट्रीमिज़म को कर्ब करें। और जाहिर है कि मज़हब का अच्छा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हम दे सकें अपने बच्चों को। तो होपफुली ये जो वाक़यात आए दिन सियालकोट वाक़यात, फलाने वाक़यात होते हैं जो हमारे एक बहुत बदनमा दाग है हमारे माशरे पे, ये हम इसना रोल प्ले कर सकेंगी यूनिवर्सिटीज़ इनको ख़त्म करने में। डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा समझा रहे हैं कि हम दोनों इतने इंट्रीग्ड हैं कि अगला सवाल बिल्कुल मेरे समझे कि बस बिल्कुल नहीं मैं बर्दाश्त कर पा रही और मुझे करना पड़ेगा कि क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में लोगों ने खुश रहना छोड़ दिया है या लोग खुश रहना भूल गए हैं? देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी, खासकर हमारे माशरे की बात करें तो हम पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमारी जो स्ट्रेस तो हर माशरे में है, हमारी स्ट्रेस हैंडलिंग जो है वो बहुत गलत है। हमें हमारी पर्सनालिटी में शुरू से ही पेट की बीमारी, कब्ज़ रहना, अपनी साइकोसोमेटिक चीज़ें, जिस्म का टूटना, हम अपने आप को फ्रेश नहीं महसूस करते और उसकी मेन वजह नफ्सियाती है, फ़िज़िकल नहीं है। हम सब फिज़िकली बीमार नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नफ्सियाती बीमार हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक हमारी 40% ख़वातीन, चाहे उनको पता है या नहीं है, कि वो मॉर्बिडली डिप्रेस्ड हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। और मैं समझता हूँ कि ये इसलिए है कि अल्लाह पे हमारा यकीन, ऑल्दो 95% मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह पे यकीन इतना नहीं है। हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने में चले जाते हैं, हम एकदम एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली हमारे मुआशरे को तब्दील करने के लिए इस किस्म के डिग्री प्रोग्राम्स बेइंतहा ज़रूरी हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी शुरू करना चाहिए और इसको पजीराई मिलनी चाहिए। आप चैनल 92 दे रहा है, तमाम चैनल्स को देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे मज़ीद डिस्कशन और इसको मज़ीद इम्प्रूव विद टाइम इस डिग्री प्रोग्राम्स को करना चाहिए। और मे बी कि इसमें हम जब PhD करें तो उसमें रिसर्च भी आए, फिर हम एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस रखें कि क्या ऐसी इंटरवेंशंस हो सकती हैं एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में, जो उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए, उसके दफ्तर के लोगों के लिए, उसके कोलीग्स के लिए एक खुशी की अलामत लाए, उम्मीद की अलामत लाए। अल्लाह ताला ने हमें सब्र सिखाया है, टॉलरेंस सिखाई है, ये हमारा हुक्म है कि इन्नल मा साबरीन, कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो ये सारी मज़हब में चीज़ें हैं, लेकिन उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, तो उसके लिए ये डिग्री है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए हमने इसकी जो उलमा इकराम, ख़ासकर जामिया अशरफिया के मौलाना फजल रहीम वग़ैरह से सबसे डिस्कशन करके, हर मंसलिक के लोगों से इसकी डिस्कशन करके करिकुलम तश्कील दिया है। तो इंशाअल्लाह होपफुली ये डिग्री प्रोग्राम में भी पहला हो पाकिस्तान में, लेकिन आखिरी नहीं होने लगा, क्योंकि इसको बहुत पजीराई मिलेगी और इसमें बहुत लोग इसको अपनाना चाहेंगे। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है हमें, और उस ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करने के लिए, अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए इस तरह की इंटरवेंशन बहुत अहमियत की हामिल होंगी। बिल्कुल इस तरह की डिग्रीज होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि डिग्री मुतारिफ कराई गई है, हो सकता है अपनी नौयत की पहली हो, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इसमें बहुत सारे नौजवानों को फायदा भी होगा। अभी यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया, अपना साथ आपने बनाए रखा सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अब मैं एक सवाल थ्रो करने वाली शाजिब की तरफ। शाजिब, गवर्नमेंट हाउस या पब्लिक? बिल्कुल, गवर्नर हाउसेस की तो सैर हो चुकी है, अब कुछ सैर करते हैं सरकारी अफसरान के जो बड़े बड़े रिहाइश गाहें हैं, जो बड़े बड़े घर हैं,
उनकी सैर करने के लिए एक मुतालबा सामने रखा गया, एक तजवीज़ सामने रखी गई है। true. इसकी जानिब से लीग रुकने पंजाब असेंबली ने सरकारी अफसरों की बड़ी बड़ी रिहाइशगाहों को पार्क में तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। इसके साथ साथ जो उनकी तजवीज़ है इस पर हुकूमत गौर करेगी। पार्लियामानी सेक्रेटरी ने यह जवाब दिया कि तजवीज़ अच्छी है, हमें गौर करने की जरूरत है और गौर करने के बाद हो भी सकता है कि उन घरों को तब्दील कर दिया जाए पार्क में। बड़े बड़े डिसीजन छोटे छोटे आइडिया से ही शुरू होते हैं, क्योंकि आइडिया तो एक आइडिया होता है, अच्छे सजेशन है आई थिंक, लेकिन इसका होगा क्या, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रुकन पंजाब असेंबली मियां ताहिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल आपसे है कि आपकी तजवीज़ यूं यकीनन वैसे ही दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बताएं कि क्या इस तजवीज़ पर अमल दरामद होना जो आपको है वो नजर भी आ रहा है या नहीं? देखें, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, और जहाँ तक ये तजवीज़ पर अमल दरामद का मुझे नज़र आ रहा है, तो वो जो इन्होंने गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, वज़ीर आज़म हाउस को इन्होंने बच्चों के लिए एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाना था, वो सब दावे जो हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो बातें हैं ये सारी सिर्फ़ किताबों तक या असम्बली के फ्लोर तक ही रह जाएंगी। मुझे तो किसी किस्म का अमल दरामद जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखें कि ये जो मैंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे आवाज़ उठाई थी, ये बेसिकली इसलिए उठाई थी कि हमारे फैसलाबाद के अंदर 12-12 एकड़ में लोग सरकारी रिहाइशगाहों में, कोई ग्रेड 17 का, 18 का, 19 का, 20 का जो बंदा है, कुछ महकमा नहार के हैं, वापडा के हैं, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, और CPO RPO हाउसेज हैं। तो ये बड़े बड़े जो घर हैं उसमें रिहाइश पजीर हैं। तो मेरी ये सजेशन थी कि मैंने ये कहा था कि आप ग्रेड वाइज किसी को 10 मरला रिहाइश दें, किसी को 20 मरला रिहाइश दें, इसी तरह आप तमाम जो अफसरान हैं इनको इनके ग्रेड के मुताबिक जो एकोमोडेशन है वो दें, और बकाया जो जगह बचती है वो, क्योंकि अब जो मेरे नोटिस में आया था वो ये था कि जो महकमा नहार की जगह थी घंटा घर के करीब, वहाँ पर नर्सरियाँ बन चुकी हैं, और वो जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो वहाँ पर नर्सरियाँ बनाकर अपना उन्होंने माली भी सरकारी रखे हैं, जगह भी सरकारी है और पौधे भी सरकारी हैं, जबकि वो जो पौधे हैं वो मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, और उसके जो पैसे का, जो आमदन का उसका हिसाब है वो कोई नहीं है। तो ये शिकायत मुझे मसूल हुई थी, जिस पर मैंने ये एक्शन लिया था और पंजाब असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई थी। उस पर जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एग्री किया, स्पीकर पंजाब असम्बली ने एग्री किया, उन्होंने कहा कि जी आपकी तजवीज़ अच्छी है, हम इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमल आपके सामने है कि पूरी कौम जो है वो इनका सिर्फ अमल ही देख रही है, और तो ये कुछ कर नहीं सके। अच्छा मियां साहब, इसकी फिजिबिलिटी के लिए आपने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं? पंजाब के अंदर तकरीबन कितने सरकारी ऐसे घर हैं जो इतने बड़े घर हैं जिनको पार्क बनाया जा सकता है? इनकी तादाद कितनी ज्यादा है? देखिए, ये कोई 735 घर जो हैं ये सिर्फ महकमा नहार के हैं। ये मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये डाटा लिया था। 735 घर जो हैं ये सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट एक महकमे के हैं। इसी तरह CNW के हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। देखें, ये गरीब मुल्क है। यहाँ पर आप देखें कि एक कनाल की रिहाइशगाह एक ऑफिसर के लिए काफ़ी होती है। यहाँ पर आप देखें कि जब 12 एकड़ के लिए आप लोगों को वहाँ पर तैनात करेंगे, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो लोगों के आवाम का काम कम करते हैं और अफसरान के घरों का ज़्यादा करते हैं। फैसलाबाद में हमारे आप देखें कि एक सिटी कौंसल में 18 से 20 लोग होते हैं, और वो 18 से 20 लोग जो हैं वो 18 से 20 महलों की सफाई के लिए सिर्फ एक आदमी जो है वो मामूर होता है। मेरे ख्याल से ये जो अजाफी नफरी है जो मुख्तलिफ महकमों की, कॉरपोरेशन की है, PHA की है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, ये तमाम लोग अगर छोटे घर होंगे तो वो वहाँ से फ्री होंगे और वो लोगों की खिदमत में अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे। तो यही मसाइल जो हैं ये मैंने उजागर किए थे असम्बली के अंदर। तो हुकूमत ने इसको तस्लीम भी किया है कि ये गलतियाँ हमारी हैं,
लेकिन तस्लीम करने से तो बात नहीं बनेगी, बात तो अमल करने से बनेगी। जब वो वहाँ से लोग जो तैनात हैं, जो घरों पे माली रखे हुए हैं PHA के, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वेस्ट वर्कर रखे हुए हैं, जब वो निकलेंगे वो सैकड़ों की तादाद में निकलेंगे, और वो सैकड़ों की तादाद में जब आवाम में आएंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, तो फिर परफॉर्मेंस बेहतर होएगी। सही कह रहे हैं। अच्छा वैसे आपने सही कहा कि अमल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अमल नज़र आएगा तो उसमें वो चेंज नज़र आएगा। अब अमल की बात यहाँ पे एक और भी एक जहन में सवाल आ रहा है कि अक्सर हमने देखा है इस तरह के पब्लिक प्लेसेस का जो है वो मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा जाता। जो है वो अवाम भी खुद कुछ काफ़ी जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल अपना कैरेक्टर अदा नहीं करती। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के ऊपर एक और बोझ पड़ जाएगा उसकी मेंटेनेंस और उसका ख्याल रखना? देखें मोहतरमा, बात यह है कि मेंटेनेंस तो अब घरों की भी हो रही है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जब पार्क्स बनाए जाते हैं वो आवाम के लिए बनाए जाते हैं, और उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी गवर्नमेंट ने करनी होती है। अब देखें कि एक बंदे के लिए मेंटेनेंस के लिए आपने सैकड़ों लोग रखे हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ पर वो पब्लिक प्लेसेस बनेंगी, फैसलाबाद में आप देखें कि हॉस्पिटल जो हैं वो भरे पड़े हैं मरीज़ों से। फैसलाबाद का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए अगर वहाँ पर पार्क्स बनाए जाएं, वहाँ पर दरख्त लगाए जाएं, वहाँ पर एक मैं ये समझता हूँ कि सेहतमंद माशरा जो है वो जन्म ले सकता है। आप देखें कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है कि फैसलाबाद जो है वो कराची भी यहाँ से कंटेनर जाते हैं, एक्सपोर्टर फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा तादाद में है। लेकिन वहाँ पर आप बीमारियाँ देखें, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम जो हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार आपको नज़र आते हैं। वो उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वो शहर जो है वो बेहंगम तरीके से वहाँ पर आप देखें कि बढ़ता जा रहा है। उसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान बनाते हैं, गिरा देते हैं, बनाते हैं, गिरा देते हैं। तो जब तक एक मास्टर प्लान बनाकर शहर को नहीं आगे बढ़ाया जाएगा तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो आपको देखने में आते रहेंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक ये बड़ी रिहायश गाहों की बात है, तो बड़ी रिहायश गाहों में आप देखें कि जी बताइए प्लीज। जहाँ तक ये बड़ी रिहायश गाहों की बात है, तो बड़ी रिहायश गाहों में आप देखें कि एक बंदा रिहायश पजीर है और वहाँ पर सफाई के लिए अलहदा वर्कर हैं, वहाँ पर माली अलहदा हैं, वहाँ पर चौकीदार अलहदा हैं, जबकि एक बंदा रिहायश पजीर है। और वहाँ पर आप देखें कि नर्सरियाँ बनी हुई हैं। मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि जो गवर्नमेंट की अर्निंग है जो वो गवर्नमेंट के खाते में जानी चाहिए, प्राइवेट लोगों के जेबों में नहीं जानी चाहिए। और जो घर बड़े घर हैं, जब एक कनाल में गुजारा हो सकता है तो वहाँ पे 10 एकड़ 12 एकड़ देने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल मियां ताहिर साहब, गुजारा तो एक कनाल से कम में भी हो सकता है, लेकिन आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ऐसी तजवीज़ सामने आना और आपस में इस पर डिस्कशन होना, ये बहुत अच्छी एक डिस्कशन भी बहुत अच्छी है और तजवीज़ भी बहुत अच्छी है। और उम्मीद करते हैं कि इन तमाम घरों को, इन तमाम बड़ी बड़ी रिहाइश गाहों को पार्क में तब्दील किया जाए। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बलोचिस्तान का, क्योंकि वहां पर तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार हो रही है। क्या हो रहा है शाहज़ेब? बलोचिस्तान के हवाले से खबर कि ओमिक्रॉन के मजीद केसेस जो है और सामने आए हैं। बिल्कुल, वहाँ पर तशवीश फैली हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके जो केसेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ इजाफा भी हुआ था और वो कुछ सामने आए थे, इसकी तस्दीक हो गई थी और खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सूरत-ए-हाल अब संगीन होती जा रही है। और जो नमूने थे तस्दीक के लिए वो NIHD भिजवाए गए थे, जिनकी तस्दीक हो चुकी है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो मुतासरीन को तलाश किया जा रहा है ताकि उनको करंतना किया जा सके, उन्हें क्वारंटीन किया जा सके, ताकि ये मजीद ना फैले वेरिएंट, क्योंकि बलूचिस्तान से केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। कल रात में ओमिक्रॉन के जो है वो केसेस और ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं और इसके ऊपर क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन ये बड़ी एक फिक्रमंदाना बात है और इस वक्त मतलब इस तरह से केसेस बढ़ जाना, ये हुआ कैसे और ये क्यों हुआ, इतनी लापरवाही किस तरह है? सुबह में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं, उस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नकीब, इंचार्ज कोरोना सेल हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नकीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई जो है ये फिक्रमंदाना बात सिचुएशन, हम सब लोग के अचानक से बलूचिस्तान से ये कल्लात के एरिया से उठने वाले ओमिक्रॉन के केसेस की वजह क्या बनी? जी डॉक्टर साहब।
बलूचिस्तान में किसी भी फ़र्द में की ओमिक्रॉन की कोई तस्दीक नहीं हुई है और गुज़श्ता 20 तारीख को और 21 तारीख को कलात में कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस आए थे और हमारे रूटीन का प्रोसीजर है कि हम वेरिएंट्स के लिए सैंपल भेजते हैं इस्लामाबाद। तो रूटीन में हमने सैंपल भेजे हैं 12 जो के सस्पेक्टेड ओमिक्रॉन का नाम दिया गया उनको, क्योंकि उनके जो लैब सीक्वेंसिंग यहाँ पे कुछ जो थोड़ी बहुत हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ये समझा कि ये सैंपल इस्लामाबाद में फर्दर टेस्ट के लिए भेजें और उनको की वेरिएंट का अंदाज़ा हमें हो। तो कोई भी इस वक्त पूरे सूबे में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये बताएगा कि हेल्थ सेक्टर का क्या अंदाजा, अगर अगले चंद माह में ओमिक्रॉन के केसेस आते हैं तो क्या बलूचिस्तान का हेल्थ सिस्टम इस वेरिएंट से निपटने के लिए खास तौर पर किस हद तक तैयार है? इनिशियल डेज कोविड में हमें तैयारी में टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम सूबे में हमारे अस्पताल, हमारे डॉक्टर्स इस बारे में काफ़ी मुस्तनद हैं और दे आल आर ट्रेंड। तो बाकी ये है कि क्योंकि वायरस है, वायरस की कोई सरहद नहीं होती, बॉर्डर नहीं होता, वायरस आ जाता है। कराची में जो एक ओमिक्रॉन का केस आया और उसकी फर्दर तस्दीक हुई, उसके बाद पूरे मुल्क में कोई केस नहीं आया और इस वक्त पूरे मुल्क में इंक्लूडिंग बलूचिस्तान कोई भी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, कुछ पता चल सका है कि मशकूक अफराद जिनके सैंपल जो है वो भी लिए गए, अब उनको ये वेरिएंट कहाँ से मतलब लगा होगा, उसके बारे में कुछ पता चला? ये हमारा रूटीन का प्रोसीजर होता है कि हम लैब में जो वेरिएंट होता है, क्योंकि हमारा PCR टेस्ट हमें पॉजिटिव बताता है कि ये कोविड पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिक्लेयर होता है। मुख्तलिफ जैसे तुर्बत और केश के सैंपल हमने भेजे तो वहाँ पे वो डेल्टा वेरिएंट आया। तो इसी तरह लैब की हमारी रूटीन में NIH में पूरे पाकिस्तान से सैंपल जाते हैं और बलूचिस्तान भी यहाँ से जो हमारा रेफरेंस लैब है उससे सैंपल वहाँ पे भेजे हैं। और वेरिएंट मालूम करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि ये ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, इंडियन वेरिएंट हो सकता है। तो वो जैसी 8-10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर नकी हमारे साथ मौजूद थे बलूचिस्तान से। ओमिक्रॉन के जो है केसेस और उनकी बढ़ती हुई तादाद बलूचिस्तान कल्ला डिवीजन में, वहां पर क्या हो रहा है, इंशाल्लाह आपको गाहे बगाहे रखेंगे अपडेट। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते रहिएगा हमारे साथ। सबसे बड़े पाकिस्तान में आपके मुंतजर। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और अब आपको बताएं कि सबके हुकूक की बात हो रही है, तो स्पेन में जानवरों के हुकूक को लेकर एक नया तजवीज और एक नया अटेम्प्ट जो है वो किया जा रहा है कि जानवरों को हसास मखलूक का नाम दे दिया गया। बिल्कुल, हसास मखलूक करार दिया जा रहा है उनको। ये नया कानून उन्होंने मुतारिफ कराया है, मंजूर करा लिया है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जो जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं या जंगली जानवर हैं, उन सबको हुकूक हासिल होंगे। यानी कि उनको प्रॉपर डाइट मिलेगी, उनको प्रॉपर रिहाइश की जगह मिलनी चाहिए। ये तमाम उनके हुकूक है जिनका ख्याल रखा जा रहा है स्पेन में। तो स्पेन से खबर आ रही है जानवरों के बारे में। इसके साथ साथ जो आपस के तनाज़ात हैं मालिकान के, जो कि मालिक यानी कि पालतू जानवर का जो मालिक है वो दूर किए जाए, उसकी वजह से मुतासर ना हो जो आपका पालतू जानवर है। बिल्कुल है। और ये इसलिए अब बाकायदा इसको कानून बना दिया गया है कि अब इन जानवरों को भी उसी तरीके से हैंडल किया जाएगा जैसे किसी इंसान को रखा जाता है। अब चलते हैं आपको एक पिक्चर या पेंटिंग, एक ऐसी तस्वीर की तरफ लेके जाते हैं जिसको इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि वो बिल्कुल लग रहा है कि असल कोई तस्वीर खींची गई। बिल्कुल, ये स्वीडन के आर्टिस्ट हैं जोहानस, और जोहानस के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी जो बनाई हुई पेंटिंग है वो इतनी हाई रेजोल्यूशन होती है। अगर उसका मुकाबला किया जाए किसी फोटोग्राफिक पिक्चर से जो कि पिक्चर कैमरे से ली गई है, लेकिन अगर उसका मुकाबला किया जाए तो आपको ये मालूम नहीं हो सकेगा कि इसमें से पेंटिंग कौन सी है और इसमें से फोटोग्राफ कौन सी है।
पेंटर ने कहा कि मैं अपनी पेंटिंग्स को इस तरह देखना चाहता हूं कि उनको देखने के बाद सुकून मिले। ये एक बड़ा अच्छा, एक बड़ी गहरी बात है। कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को खुद कैसे देखना चाहता है और कैसे चाहता है कि दुनिया उसको देखे। इस हवाले से ये तस्वीर है या पेंटिंग, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल। वैसे वाकई मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रही कि ये पेंटिंग बनी है या पिक्चर ली गई है, इतनी हाई रेजोल्यूशन है। इसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से ये खबर हमारे साथ हमें मौसूल हुई है कि गाड़ियों के शीशे को तोड़ तोड़ कर जो चोरी की जाती है उससे बचने के लिए अब ये किया गया है कि जितने लोग हैं वो अपने शीशे खोल देते हैं, ट्रंक्स खोल देते हैं और गाड़ियों से कीमती सामान निकाल कर ले जाते हैं ताकि चोर शीशे तोड़ ही ना सकें। आपको इशारे दे दिया उन्होंने, क्योंकि इससे पहले जो भी हो रहा था, क्योंकि कैलिफोर्निया में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर ये इस तरह की वारदातें बहुत होती हैं, लेकिन वो मेक्सिको से आगे ज्वाइन होता है, इसलिए उन्होंने अब ये इसका बहुत अच्छा निकाला भाई हल। वो ये कि डिग्गियां भी खुली छोड़ दी, शीशे भी नीचे कर दी, क्योंकि उससे पहले लोगों के शीशे भी बहुत टूट रहे थे और डिग्गियां भी बहुत टूट रही थी। बिल्कुल, क्रिकेट की तरफ चलते हैं, लेकिन क्रिकेट से एक ऐसी खबर आई जिसने अब सबको कुछ अफसरदा भी किया। इसके साथ साथ एक ऐसे क्रिकेटर हमारे आबिद अली, जो कि टेस्ट क्रिकेटर ओपनिंग बैट्समैन है, उनके हवाले से जब वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे थे, उस मैच के दौरान अचानक उनको सीने में तकलीफ हुई थी। उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, तो वो एक दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और अब खबरें ये आ रही कि उनकी एंजियोग्राफी भी की गई है, एंजियोप्लास्टी भी की गई है और स्टंट डाला गया है। तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, जैसे कि वो अपने फैन से भी दुआओं की अपील कर रहे थे। तो यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें और वापस क्रिकेट में आएँ। और वाकई में परेशान कुन बात बहुत सारी आती है कि आपकी सेहत इतने अर्से से खराब थी, डॉक्टर्स ने आपको कहा आपके बारे में कि आपने कैसे सर्वाइव कर लिया, आपकी तो 2 वॉल्व्स जो है वो बंद थी, तो ये तो बड़ी अनहेल्दी सिचुएशन है। तो आपका टेस्ट नहीं हुआ, लोगों ने आपको देखा नहीं, आपकी तबीयत का पहले इशारे नहीं आए, बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। लेकिन सवाल यही है कि उनके 2 जो उनकी शरियानें थी वो बंद थी दिल की, और इसके बावजूद वो ट्रेनिंग सेशंस लेते रहे, इसके साथ साथ ट्रेनिंग करते रहे, मैचेस खेलते रहे। तो जो उनके डॉक्टर्स होते हैं, क्या उनको ये इल्म नहीं था कि वो इस दिल के आर्जे में मुब्तला है? जो मेडिकल बोर्ड है पीसीबी का, उन पर भी सवाल उठता है क्या उनके चेकअप नहीं हो रहे थे? उनको नहीं मालूम था कि उनका जो एक प्लेयर है, कॉमिक क्रिकेटर हैं, वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और 2 शरियानें उनकी बंद हैं जिसमें वो क्रिकेट में परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहे हैं। तो ये एक सवाल है, ये सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है। और इसके साथ साथ रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके ऊपर जो है बहुत सवाल उठ रहे थे। डेफिनेटली इसको एड्रेस भी किया जाएगा और ड्रॉप इन पिक्चर्स का जो है उन्होंने जवाब भी दिया साथ साथ। और इसके अलावा ये कि ये सवाल उनकी सेहत को लेकर, क्योंकि हमारे बहुत अहम खिलाड़ी, हमारे स्टार हैं, हमारे आइकॉन हैं, और हम जो है रमीज़ साहब ने क्या कहा उस पर, उन्होंने कहा कि हमें कोचेस की नहीं, हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है और हमें हर इंटरनेशनल मैच को एक पीएसएल की तरह कामयाब भी बनाना है। इसके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें भी की। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बट साहब सबसे पहले तो मैं आबिद अली के हवाले से आपसे सवाल करूंगा कि 2 शरियानें जैसे कि बंद थी, दिल के आर्जे में मुब्तला थे, ट्रेनिंग सेशंस लेते रहे और जो पीसीबी की मेडिकल टीम है उनको भी इल्म नहीं हुआ, उन्हें भी मालूम नहीं था। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्टर्स हैं, क्या उन्हें भी इल्म नहीं था? बिल्कुल शाज़ेब, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऐसा बैट्समैन जिसने 2021 में पाकिस्तान की तरफ से 8 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा 695 रन बनाए और रेगुलर पाकिस्तान टीम का वो हिस्सा थे, और अचानक मैच खेलते हुए, और अचानक नहीं, वो तकरीबन कोई 61 रन वो बना चुके थे कराची के यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। अगर आप और माया चूंकि कराची में रहते हैं, अगर आप राशिद मिनास रोड पर सुराब रोड की तरफ जा रहे हो तो यूबीएल कॉम्प्लेक्स वहीं आता है। तो अचानक मैच खेलते हुए, बैटिंग करते हुए कोलैप्स कर गए, और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बिल्कुल जिस तरह आपने बयान किया अपने इंट्रो में कि उनकी 2 शरियानें बंद थी। कल रात उनका दूसरा प्रोसीजर हुआ है जिसमें उनका दूसरा स्टंट डाला गया है। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल था, बिल्कुल देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम है, और तकरीबन 3-4 महीने पहले नजीब सुमरो साहब जो पीसीबी के नए चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसका पस मंजर बता दूं कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स जो हैं, आपको पता है कि हर वक्त मीडिया की नजर में रहते हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी डाइट कंट्रोल में रखने के लिए हर किस्म के इकदाम करता है। इनकी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल एक सिस्टम मौजूद है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर क्रिकेटर के हाथ में मौजूद होती है, जिसके जरिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि क्रिकेट बोर्ड का जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां पर हर प्लेयर की मॉनिटर हो रही होती है कि आज उसने
क्या डाइट ली, कितनी कैलोरीज बढ़ी, कितनी कैलोरीज उसने अपनी बर्न की, या कितनी उसने ट्रेनिंग की, पूरा सिस्टम मौजूद है। लेकिन देखिए स्पोर्ट्स में होता रहता है। अगर आप लोगों को याद हो, इंग्लैंड के क्रिकेटर भट्टी थे साहब। जेम्स टेलर। जी 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 माया। जी जी जी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करिएगा। लेकिन मेरा, आपने कहा ना कि सिस्टम होता है, अब सिस्टम पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई एक नॉर्मल तबीयत खराब नहीं थी, एक चक्कर नहीं आ गए थे, उनकी 2 यूयो टेस्ट होते हैं, दीगर और प्रोसीजर्स होते हैं, 2 शनियाने बंद होना, ये क्या उनके मेडिकल सिस्टम पे सवाल नहीं उठाता? हमने पीएसएल में भी देखा, पीएसएल को बार बार सफर करना पड़ा, कितने हमें करोड़ों का अरबों का नुकसान हुआ, हमारी आवाम के जज्बात के साथ बार बार वो किया, बहुत कुछ हुआ। तो क्या ये सवाल नहीं उठाता भट्टी साहब? देखिए बिल्कुल आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन देखिए हमारे सिस्टम में एक है कि अब हमारे अंदर क्या कुछ चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। लेकिन योयो टेस्ट में पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं जो योयो टेस्ट फेल करने के बावजूद टीम मैनेजमेंट उन्हें टीम में डाल देती है। लेकिन आबिद अली उन क्रिकेटर्स में नहीं थे, ये ट्रेनिंग भी पूरी करते थे और सुपर फिट थे। पाकिस्तान के जो चंद सुपर फिट प्लेयर्स में शामिल हैं उनमें आबिद अली भी एक है। लेकिन क्या हुआ, मैं जो आपके सवाल से पहले जो बात कर रहा था, इंग्लैंड के एक प्लेयर थे जेम्स टेलर। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, उन्होंने भी कार्डिक मसाइल की वजह से क्रिकेट उनको अपने कैरियर के आगाज में छोड़ना पड़ गई। लेकिन उनके पास ये इशू जेनेटिक इशू था। लेकिन आबिद अली क्या हुआ, देखिए ये बेहतर तो डॉक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। फुटबॉल्स में भी पिछले दिनों एक आध मैंने केसेस पढ़े यूरोप वगैरह में हुए हैं। लेकिन अब चूंकि मैं और आप चूंकि हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक सवाल जरूर मौजूद है कि इतना सुपर फिट खिलाड़ी किस तरह इस मसले से दो चार हुआ। लेकिन माया, आप तो माशाल्लाह हमसे ज्यादा सुपर फिट हैं। हमारे सिस्टम में एक है ना कि यार चलें, हम बांग्लादेश में 1.5-2 महीने रह के आ गए, अब चले पाकिस्तान आ गए, एक दिन तो पाए और निहारी खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम की वायलेशन हुई है। तो मेरा ख्याल में जब इसमें पूरी रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स अक्सर करते हैं। ये जो आपने पीएसएल की बात की ना, बिल्कुल पीएसएल में वायलेशन हुई। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो कराची में मार्च में गालिबन इस साल जब पीएसएल कराची में खत्म हुआ, वहां भी जो बेसिक इशू था, हमारे कुछ क्रिकेटर्स अपने घरों से खाना मंगवा रहे थे, उनको होटल का खाना पसंद नहीं था। तो वो जो हमारे खाबे होते हैं ना, सही, वो होटल वालों ने उनको रोकने की कोशिश की, सिक्योरिटी वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी बायोसिक्योर बबल के बावजूद भट्टी साहब जी क्रिकेटर्स बासर होते हैं। उन्होंने किसी पुलिस वाले को फोन कर दिया, किसी होटल के बड़े अफसर को फोन कर दिया, बिलाखिर वो खाने जो है उनके कमरों तक पहुंच गए और वहीं पर बायोसिक्योर बबल भी वायलेट हुआ। तो हमारे सिस्टम पर डेफिनेटली सवालात उठते हैं, लेकिन इस सिस्टम को मजीद फूल प्रूफ करने की जरूरत है। बिल्कुल, इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। भट्टी साहब इसके साथ साथ हम आप इस पर भी रोशनी डालें। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बातचीत की है, कई मुस्बत बातें की हैं, जरा उस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए रमीज राजा ने तकरीबन, मैं कल मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 75 मिनट की तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खुलकर उन्होंने इजहार ख्याल किया, बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं क्रिकेट बोर्ड को वन मैन शो स्टाइल में चला रहा हूं। और फिर ये सवाल हुआ कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको पीछे से इंस्ट्रक्शन देते हैं? उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे लीडर जरूर हैं, लेकिन वो मुझे डायरेक्शन नहीं देते, ये मेरा अपना विजन है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक लोग बुरा भला नहीं कह रहे, जिस दिन लोगों ने बुरा भला कहा तो मैं क्रिकेट बोर्ड छोड़ के दोबारा कमेंट्री में चला जाऊंगा। लेकिन उनका जो विजन था, उन्होंने जो, अगर वन लाइनर मैं आपको बता सकूं, उन्होंने कहा कि मेरा विजन ये है कि पाकिस्तान टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बने और हमारा क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें बेहतरी आए। देखिए 2 चीजें, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बताई। एक तो 2025 में जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उससे पहले उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद में एक ब्रांड न्यू क्रिकेट स्टेडियम बनाएं। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर इंग्लैंड और यूरोप की तर्ज पर अपने जो क्रिकेट स्टेडियम है वो उनको ओनरशिप देना चाहते हैं
कि वो उसको लुक आफ्टर करें, इनकी हालत को बेहतर करें। क्राउड्स के लिए उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया कि लोग जो मीलों पैदल चल के जाते हैं इंटरनेशनल मैचेस में, उन्होंने कहा कि अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, हम उनके लिए बेहतर माहौल प्रोवाइड करेंगे। प्लस उन्होंने और जो अच्छी चीजें बताई उसमें ये बताया कि अब हम पाकिस्तान टीम के लिए परमानेंट बेसिस पर लॉन्ग टर्म कोच नहीं ला रहे। उन्होंने कहा कि अब मेरा प्लान है कि लंबा कॉन्ट्रैक्ट करके, हम लोग फंस जाते हैं छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट कोचेस के साथ करेंगे, लेकिन ओवरऑल उनका विजन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाने का है। बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं, बहुत हार्ड हिटिंग उन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अल्लाह करे कि इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट चलती रहे और रमीज राजा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की इसी तरीके से जो सीईओ फैसल हसनैन साहब हैं, हम उनको देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका बयान कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगर हम पीसीबी चेयरमैन की बात करें, बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रहा था। जैसे कि वो कह रहे थे कि इमेज बहुत बुरी है और मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग करे, तो अगर मुस्बत काम होंगे तो मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग भी करेगा। ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आगे मीडिया के ऊपर क्यों रुकती है? देखिए, मीडिया जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड जैसे इदारों में स्केप गोट है कि जब वो कहते हैं कि आप हमारी आंख हैं, लेकिन जब इस आंख के जरिए हम बहुत सारी चीजों की निशानदेही करते हैं जो उनको पसंद नहीं आती, तो वहां नाराज हो जाते हैं। देखिए, पीएसएल में जो कुछ हुआ वो सब एक रिपोर्ट की सूरत में आ गया, लेकिन अभी जो वेस्ट इंडीज की टीम आई कराची के नेशनल स्टेडियम में, मैं आपको बताऊं कि मैच के बाद जब मैं घर जा रहा होता था अपनी गाड़ी पे, लोग नेशनल स्टेडियम से मिलीनियम मॉल तक पैदल जा रहे हैं, कारसाज तक पैदल जा रहे हैं, न्यू टाउन तक पैदल जा रहे हैं, हसन स्क्वायर तक, बच्चे बूढ़े औरतें। मतलब हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है लोगों को जो मेरे ख्याल में बेहतर एटमॉस्फेयर हो, जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप हमारी आंख हैं, तो इस आंख से जो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी तस्वीर पसंद नहीं आती तो फिर आप अपनी आंख को बंद कर लें। लेकिन मीडिया तो देखें हकायक बयान करता है, लेकिन बात जगहों पर अब फैसल हसनैन साहब से चूंकि नए आए हैं, हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन अच्छी चीज उन्होंने बताया कि मैं कराची आइट्स हूं और कराची ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान में पहला असाइनमेंट है। उनकी जितनी नौकरी रही है वो मुल्क से बाहर रही है। आई होप कि वो अपने तजर्बे से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचा सके। अच्छा बड़े साहब, इसके साथ साथ यहाँ पर आपसे बहुत जरूरी है कि 37 करोड़ की ड्रॉप इन पिचेस, अगर उन्हें कजाफी स्टेडियम में या उन्हें नेशनल स्टेडियम में इस्तेमाल नहीं करना, कहीं और पर इस्तेमाल करना है, तो उनका क्या फायदा होगा? वो तो फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। एग्जैक्टली, और भी तो यूज हो सकते थे भट्टी साहब। ये पैसे कहीं और लगाए जा सकते थे। अच्छा देखें, एक तो ये पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च नहीं कर रहा, उन्होंने प्राइवेट एक पार्टी है उसके जरिए ये 37 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस की जरूरत है? मैंने जिन क्रिकेटर से बात की, देखें मैं खुद भी ये चीज जानता हूं, मैंने भी दुनिया भर में तकरीबन को 30-35 साल में बहुत क्रिकेट कवर की। ये ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के उन ग्राउंड्स पर हैं जो मल्टीपर्पज ग्राउंड है, उर्दू में जिसको कहते हैं कि कसीरुल मकासिद। कसीरुल मकासिद से मुराद है कि उन ग्राउंड्स पर रग्बी भी होती है, दूसरे में खेल भी होते हैं। जब क्रिकेट का टाइम आता है तो उनके पास पिचेस की तैयारी का वक्त नहीं होता, तो वो फिर क्रेन के जरिए, जिस तरह हम क्यारी को एक जगह से एक गमले से दूसरे गमले में मुंतकिल करते हैं, इस तरह ड्रॉप इन पिचेस तो जाहिर है वो एक बहुत बड़ा एक वो सांचा सा बना होता है। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान में अगर ये 37 करोड़ रुपए कहीं और खर्च कर लिए जाते, लेकिन सवाल ये भी है कि ये 37 करोड़ रुपए की अगर पार्टनरशिप की थी तो ये फिर पिच किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में लगने के बजाय अगर नेशनल स्टेडियम कराची में लगती तो मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर था। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका बेहतर जवाब दे सकता है, रमीज राजा साहब दे सकते हैं। लेकिन एक ड्रॉप इन पिच जो है वो पीसीबी को उन्होंने कहा है कि आप हमें जगह आइडेंटिफाई करें, एक वो जो हाउसिंग स्कीम है उसमें लगेगी। तो मेरा ख्याल में जाहिर है जब बिजनेसमैन पैसा लगाएगा उसके रिटर्न में वो कुछ ना कुछ तो हासिल करेगा। ठीक है, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तब से बात कर रहे थे इस 2-3 अहम जो इश्यूज थे क्रिकेट के उस हवाले से। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक भी ले लेते हैं और चाय के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि चाय जो नहीं पीता वो पता नहीं कौन होता है। हम तो चाय पीते हैं, हम ब्रेक में चाय पीते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चाय के फवाइद। सुबह सवेरे
एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और वक्त में जाने से पहले हमने बात की थी चाय के हवाले से। चाहे वो एक नॉर्मल चाय हो जो पी जाती है, चाहे वो ग्रीन टी हो, कैमोमिल टी हो, जिंजर टी हो, वाइट टी हो, ब्लैक टी हो, अलग अलग इकसाम की टीज होती हैं। जैसे ग्रीन टी के बारे में सुना है कि वो चांसेस ऑफ कैंसर जो है वो रिड्यूस करती है। वाइट टी के बारे में अलग अलग फायदे हैं। काली टी जो ब्लैक टी जिसको कहते हैं उसके फवायद बिल्कुल अलग हैं। चाय पीना या ना पीने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि चाय आपके लिए फायदेमंद और नुकसानमंद कितनी है। वैसे इतनी सारी टाइप्स होती हैं चाय की तो मुझे पता ही नहीं था। अरे हम तो बस बहुत एक चाय deep पीते types हैं हैं। और हमें उसी के बारे में पता है। लेकिन खैर एक तहकीक हुई है जिससे ये पता लगा है कि चाय के बहुत सारे फवायद भी हैं। वो फवायद क्या हैं यही जानने के लिए आज हमें शो में ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट है, माहिर ग़िज़ाइयत है, कनाडा से सर्टिफाइड है, जोहा साहिबा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा रिसर्च जो हुई है इससे क्या इसमें चीजें सामने आ रही है? जैसे कि बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत सारे फवायद हैं। फवायद बेसिकली हैं क्या चाय के? जी, चाय के बहुत फ़वायद हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनके। वो चाय कैंसर प्रिवेंट करता है, डायबिटीज़ प्रिवेंट कर भी सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। दिमाग और हार्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ के लिए। तो बहुत सारी डिजीज से हमें बचा सकता है जस्ट बाय रेगुलर चाय। सो अब ये बताइए कि चाय से इंसान की शख्सियत का कितना गहरा, मैं चाय मतलब मेरे पास तो चाय ना साइड पे बनी हुई रखी है, सो मैं चाय पी रही हूँ साथ साथ। चाय इंसान की शख्सियत का कितना बड़ा हिस्सा होती है सोहा? नहीं, आई थिंक सभी पीते हैं ऑलमोस्ट। मतलब चाय पीता है, हाय नहीं हम तो कॉफी पीते हैं, तो उसका कोई मतलब कोई कुछ होता है कि नहीं यार कोई डिफरेंस है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान और फायदा कितना है? लाइक मैं अभी हम बात कर रहे थे कॉफी के बारे में शाहजेब और मैं, कि मैंने सुना है कि कुछ मिथ्स हैं, ऑब्वियसली देखिए कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होने ज्यादा जरूरी हैं, कि कॉफी पीने से ज्यादा जो आप डिहाइड्रेट होते हैं, चाय पीने से आपको इतना नुकसान नहीं होता, उसके बारे में? कॉफ़ी और चाय दोनों डायरेटिक होते हैं जिससे आप यूरिनेट ज़्यादा करते हैं। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि दोनों के साथ आप इनफ वाटर इनटेक ले रहे हो, ज़्यादा पानी पी रहे हो, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। तो दे बोथ वर्क। अच्छा, इसके साथ जो तहकीक है वो ये बता रही है कि फालिज और दिमागी जो अमराज हैं वो इससे बचा जा सकता है अगर आप रेगुलरली चाय पी रहे हैं। तो इस हवाले से भी बताएं, क्या इसमें डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल। रिसर्च में दिखाया गया है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया जो दिमाग की डिजीज़ होती हैं वो प्रिवेंट हो सकती हैं, उनकी रिडक्शन होती है 50%। रिसर्च ने दिखाया है जो लोग चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली चाय। नाइस। अच्छा, ओलोंग टी के बारे में मैंने पढ़ा, ओलोंग टी जो है वो आपके अंदर आपकी शख्सियत में आपकी मेंटल अलर्टनेस को फायदा देती है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। जी बिल्कुल, सारी चायों का एक ही वो मेटाबॉलिज्म का फायदा होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, वेट लॉस में भी हेल्प कर सकती है। तो जो लोग 4-5 कप्स भी पी सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ। अच्छा, दूध के साथ पीने से उसका कुछ फायदा है, उसका नुकसान ज्यादा है या फायदा है या बस इक्वल है? आप सेम होता है, सेम। अगर आप दूध डालें तो कोई नुकसान नहीं होता चाय में, तो आप दूध के साथ पी लें, लेकिन ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने से ऑब्वियसली वो अच्छा। ब्लैक टी के बारे में सुना है कि वो कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से सिचुएशन, लोगों की जो हेल्थ है ना उसको बहुत सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल, हार्ट हेल्थ में बहुत अच्छा है, दिल के सेहत में बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को नींद और सोने का बड़ा मसला होता है, उसके लिए एक टी कहा जाता है, वो कौन सी टी है? डीकैफिनेटेड जो हो, जिसमें कैफीन ना हो, वो शाम में पी लें, वो ठीक है। लेकिन दोपहर से अगर आप पहले चाय या कॉफी पी लें, वो फिर आपकी नींद को अफेक्ट नहीं करेगा। वैसे ये भी है कि एक दिन में इनटेक आपकी कितनी होनी चाहिए चाय की? क्योंकि हमारा तो ये रूटीन होता है ना, हम सुबह नाश्ते में भी, दोपहर के खाने के साथ भी, फिर शाम में भी, फिर रात में भी। नॉर्मली एक इनटेक जो है चाय का वो कितना होना चाहिए? अप टू 4 to 5 कप्स, 4 या 5 कप तक आप पी लें तो ये हेल्थी होता है। अच्छा, शुक्र है, मैं तो 2 ही पीती हूँ दिन में, तो ठीक है। लोग बहुत डरते हैं ना कि ज्यादा ना पी लें, बुरा ना हमारे लिए, लेकिन अप टू दिस लेवल रिसर्च ने दिखाया है कि आपके लिए हेल्थी हो सकता है। अच्छा, कुछ रिसेंट स्टडीज में जोहा एक चीज मैंने पढ़ी थी कि ग्रीन टी दिन में सिर्फ 2 दफा लेनी चाहिए, इससे ज्यादा लेना नहीं चाहिए। लेना है तो ले लें, 2 से 3 कर लें, लेकिन इससे ज्यादा मत करें। उसकी कोई खास वजह? नहीं, ये मैंने तो नहीं पढ़ा है। आप ले सकते हैं ज्यादा जी, इसके बेनिफिट्स होते हैं। 5 कप तक पी सकते हैं। 5 कप तक पी सकते हैं। बेसिकली ज्यादा कॉफी या चाय पीने से सिर्फ वो नुकसान होता है कि कैफीन इंटेक आपकी बहुत हो जाती है, जिससे आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा रोका जाता है, वरना इट इज वेरी हेल्थी। अच्छा, हिबिस्कस टी का बड़ा एक कुछ लोगों में ट्रेंड होता है, वो चूज करते हैं कि एक हिबिस्कस टी भी होती है, वो क्या, उसकी खासियत क्या होती है? हर्बल होती है, नेचुरल होती है। Throwing all the questions at you,
यू, बट ये सारी बड़ी, आप देखें आपने मास्टर्स किया है न्यूट्रिशन में और कनाडा से किया है, तो यहाँ पर तो पत्थर उठाओ सब मिल रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम हमें जेन्युइन लोग मिलते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, हिबिस्कस टी में भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली फॉर मेटाबॉलिज्म, इसके लिए बहुत, और एंटीऑक्सीडेंट, सारी चीज में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स, क्लोरोजेनिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ये सारी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, बहुत सेहतमंद होते हैं हमारे लिए। वेट कम करने के लिए कौन सी टी? माचा टी बड़ी फेमस इसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट हुआ है है ना? वेट कम कैसे किया जा सकता है वेट टी कम के थ्रू? करने वाली ऑनेस्टली कोई भी चाय या कॉफी यूज करें, रिसर्च ने दिखाया है इट हेल्प्स विद वेट लॉस। है, क्या कह रही हैं आप? सीरियसली? हाँ, अगर उसमें बस चीनी ना डालें, इट्स बेस्ट। सो माचा टी की क्या मतलब माचा टी खासियत होती एक है? फॉर्म ऑफ ग्रीन टी होती है, एक रिफाइंड जापानीज ग्रीन टी होती है, उसके भी बहुत एंटी कैंसर बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो तमाम टीज के नाम पहले दफा सुन रहा हूँ, मुझे बस ये पता था कि एक चाय होती है, तो चाय हम पीते थे, लेकिन ये जो आज माया नाम ले रही है कितने सारे नाम दार्जिलिंग टी भी कार्डमम होती टी का है, हमें पता था, एक चाय का पता पेपरमिंट था। टी, अच्छा, इसके साथ साथ कैमोमाइल। लोग ये सवाल भी करते हैं अक्सर कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इस तरह के इश्यूज हैं, क्या वो चाय का इंटेक रखें ना रखें? अगर रखेंगे तो क्या उसका कोई फायदा है या नुकसान है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। तो जिनको एसिडिटी है उनको चाय और कॉफ़ी मना है, उसकी कैफीन से उनकी एसिडिटी या सीने में जलन ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है, तो उनको बोला है कि प्लीज़ ना पिएं, लेकिन डिकैफिनेटेड वो पी सकते हैं क्योंकि वो कैफीन की वजह से उनको एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इन्होंने तो अच्छे सवाल कर लिया, मैं इतनी देर से क्या कर रही थी? आपने भी बहुत अच्छे आप सवाल बहुत सारे अच्छे सवाल कर रही थी। बहुत सारे सवाल कर रही थी। अच्छा, अब क्योंकि देखिए आज जो हम चाहेंगे कि आगे भी आपका वक्त मिले, लेकिन चाय एक ऐसा कल्चर का हिस्सा है। बेसिकली हम अगर अपने पाकिस्तान की बात देखें, हम कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी खित्ते कोने में चले जाएं, हमें चाय अच्छी नहीं मिलती ना, हमारा मूड हो, सफर हो, हमारा काम हो, सब अफेक्ट होता है। मतलब हमारी टीम का भी यही है कि हम जब काम कर रहे होते हैं ना, अगर हमें अच्छी चाय ना मिले, ठीक है, हम गमगीन हो चाय पियेंगे, चाय थके पियेंगे, हैं चाय पियेंगे, हाँ, खुश हैं हाँ। चाय पियेंगे, किसी से बात करने का बहाना चाहिए तो चाय पियेंगे, मतलब हर वक्त Exactly. हमें टाइम पास करने के लिए चाय चाहिए। हाँ। ये अच्छी बात है हमारी कल्चर की, हमें हेल्थ बेनिफिट्स इससे मिल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मार्केट में बहुत किस्म के इकसाम की चाय मिलती है। थोड़ी देर पहले शाहजेब भी ये कह रहे थे कि भाई रिलैक्स करने की, सोने की, और कभी कभी कहते हैं ओरिजिनल भी है कि नहीं। अब हमें इनको डिफरेंस कैसे होगा, और इसका डिफरेंस होना हमारी लाइफ में क्या है? मतलब क्या है ये फर्क कि ये इसके लिए अलग चाय है, इसके लिए अलग चाय है? क्या ये अलग तरह से आती हैं? क्या अलग तरह से इनको बनाया जाता है? क्या अलग तरह से इनको बेसिकली फेक तरीके से हमें कुछ किया जाता है, केमिकल्स डलते हैं? बकौल शाहजेब के हम जो बात कर रहे थे, क्या है? हाउ विल यू डिफरेंशिएट? आई थिंक कि अब अगर अच्छे ब्रांड से लेंगे, यू कैन ट्रस्ट के क्वालिटी वो मेंटेन होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज डिफरेंट लीव्स से आते हैं जी। अच्छा। तो डिफरेंट लीव्स से आते हैं, डिफरेंट उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन उससे चेंज होती है। तो आई थिंक अगर आप अच्छे क्वालिटी ब्रांड लेने, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा जोहा, एक और सवाल आया हमारे यहाँ टी, मेरे फैमिली भेजती है पेशावर से, जो पत्ते होते हैं, बिल्कुल पत्ते होते हैं, तो क्या उनसे टी बनाई, मतलब वो अच्छी है? उससे कोई, मतलब आपने कहा कि बहुत अच्छी, वो खुली चाय होती है, खुली पत्ती होती है। ये तो सबसे लेस प्रोसेस्ड होती है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज। अच्छा, मतलब अगर वो मिले तो पी लेनी चाहिए, इसका तो मतलब पी लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो ये आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आइडिया है तो इस बारे में बताएं कि ये जो मार्केट में जितनी भी चीज़ आ रही हैं, जो पैकिंग है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, वो तो ऑफ कोर्स सही है, सब ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कुछ जाली जो चाय है, ये भी मार्केट में बड़ी आम हो चुकी है। अक्सर लोग इसकी शिकायत भी करते हैं कि रंग मिलाया जाता है, पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है। कोई ऐसी पहचान होती है चाय की जिससे हमें पता लग सके कि हाँ ये हमारी टी जो है ना, ये प्योर है, सही है? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इसके बारे में। इतना लंबा मैंने सवाल किया। बहुत अच्छा सवाल नहीं किया आपने। मुझे थैंक इसके- यू जोहा, आपने thank you सीरियसली so आपने जो टाइम दिया और जो आपने इस वक्त आज हमें इन्फो और हमारी नॉलेज में इजाफा किया है, हम आपको तकलीफ देंगे और किसी एक चीज पर फोकस लेकर चलेंगे, चाहे वो चाय हो, वो रोटी हो, वो रोटी की इकसाम हो, वो चावल की इकसाम हो, हर चीज पे अलग अलग लेके आपको जरूर हफ्ते में एक दिन आपसे जरूर टाइम लिया करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जोहा, थैंक यू फॉर योर टाइम। और जोहा ने आपको बताया कि अगर एक कप चाय हो और उस चाय के साथ अच्छा म्यूजिक हो शाहजेब, तो उसका मजा दला। जैसे शाहजेब ने कहा, गम हो तो चाय, खुशी हो तो चाय, रिश्ता हो तो चाय, रिश्ता मतलब हो तो चाय, तो वो हर तरह से चाय कितनी इंपॉर्टेंट, लेकिन म्यूजिक की उतनी ही इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। और हम जिनके बचपन से फैन रहे, देखकर बड़े हुए, और लोग आज भी नस्ल दर नस्ल, जुनून जिनका एक बैंड था सलमान अहमद साहब, उनके साहबजादे अब आ चुके हैं मौसीकी के मैदान में। उनका बैंड बन चुका है और कुछ नए गाने भी उनके मार्केट में आते जा रहे हैं, तो आपको ये दिखाते हैं।
जी, अगर हम म्यूजिक की बात करें, मौसीकी की बात करें, तो पाकिस्तान का मकाम दुनिया भर में और ही है। यहाँ पर जितने बैंड्स आते हैं और वो कामयाब होते हैं, दुनिया भर में मशहूर होते हैं, और पाकिस्तान की मौसीकी दुनिया भर में पसंद की जाती है। माया, बिल्कुल, और मौसीकी इसलिए भी क्योंकि मैं रिलेटेड रही हूँ और वीजे रही हूँ अपने टाइम्स में, और जिनकी हम अब बात करेंगे और जिनके बारे में शाहज़ेब को मुलाकात करवाएंगे, उनके वालिद साहब उन लोगों में से हैं जिनके जमाने में जब उनके गाने होते थे तो हम वीजे होते थे और हम कहते थे अरे वाह 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 बॉस क्या जबरदस्त कमाल कर दिया, और हम जाते थे कॉन्सर्ट्स में। उस वक्त जो है वो कोविड भी बहुत दूर दूर तक उसके कोई इम्कान नहीं होते थे शाहज़ेब, लेकिन वो दौर बड़ा जबरदस्त था और वो उस इंसान की जनरेशन में से हैं जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन भी हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो ये ग्रुप है नौजवानों का, ये भी बहुत मशहूर हो रहा है, लोगों के दिलों में घर कर रहा है और उसके साथ साथ दिल जीत भी रहा है। इनका म्यूजिक भी अब हम सुन भी रहे हैं साथ साथ। तो इसके साथ साथ आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि शेरजान, इमरान और जुनेद का जीम बैंड अपने ऐसी धुनें बिखेरता है कि सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता है। और ये तो हमें वो सुनाएंगे भी क्योंकि हम हमें शो में ज्वाइन भी कर चुके हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह कि शेरजान और इमरान मारूफ गुलकार सलमान अहमद के बेटे हैं जो कि हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। शेरजान और इमरान, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे नाजरीन के लिए, और आपको हम खुशामदीद ऑलरेडी कह चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम शुरू करेंगे जुनून के गाने से। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। भाई क्या बात है, जबरदस्त छा गए आप। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि वोकलिस्ट आप दोनों हैं? जी, इमरान बैकिंग वोकल्स भी करते हैं और गिटार भी बजाते हैं। जी, आज गिटार नहीं था तो इसलिए मैं खाली हाथ हूँ। हाय, मुझे पहले पता होता तो मैंने अपना तरबूका साथ लाना था और फुल लाइव जैमिंग होनी थी। फिर इसकी एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा। एक किसी का पैगाम है, जरा सुनिएगा उसमें वो कौन क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम माया और शाहज़ेब, 92 न्यूज़ ने ये मुझे मैसेज भेजा आज न्यूयॉर्क। सुबह सुबह जब मैं उठा हूँ तो मैंने ये मैसेज सुना और मैंने पहले सोचा कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि मेरिट पे लोगों को खड़ा होना चाहिए। और जो भी है, चाहे वो क्रिकेटर हो, आर्टिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, टीचर हो, जो भी हो, कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो। तो मैंने सोचा मैं ना कर दूं, लेकिन फिर बाप होने के नाते मुझे ये भी हुआ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर वालिदैन कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और म्यूज़िक और जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो इतनी पाकिस्तान में मुश्किलों से गुज़री है पिछले 20 साल में, कि ये जो इनिशिएटिव है जो शेरजान और इमरान दोनों मिलके कर रहे हैं, इन्होंने ख़ुद ये इनिशिएटिव लिया है। मुझे नहीं पता था कि ये 92 न्यूज़ पे होंगे। तो मैं इनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जब भी जाएं तो ये सोचें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप मेहनत करें, साफ़ नीयत रखें, और ये फ़ील्ड जो है आसान फ़ील्ड नहीं है, बहुत ही मुश्किल फ़ील्ड है, क्योंकि पब्लिक आय में आना और फिर हर किस्म की तनकीद सुनना ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप में अल्लाह ने आपको जो टैलेंट दिया है उस पर रोज़ मेहनत करें, रियाज करें,
अपने बड़ों की इज्जत करें, ह्यूमिलिटी शो करें और अल्लाह में यकीन रखें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और मैं 92 न्यूज़ को का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म आपको दिया। लेकिन ये है कि देखें, मैंने जब जुनैद जमशेद के साथ दिल दिल पाकिस्तान और फिर अली अज़मत के साथ जज्बा जुनून गाया, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे शोहरत चाहिए या पैसा चाहिए। पाकिस्तान का प्यार था जिसकी वजह से ये सारे वाइटल साइंस और जुनून के जो सॉन्ग्स हैं, वो जब प्यार सच्चा होता है तो फिर वो पब्लिक को भी लगता है उनके दिलों में जाके, वो आपको हमेशा याद रखते हैं। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हैव फन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, अल्लामा इकबाल ने कहा था। सलमान भाई, इतना अच्छा लगा आपकी आवाज इतने अरसे बाद सुन के। गॉड ब्लेस यू, वी मिस यू। सलाम टू एवरीवन एट होम। और अब सवालात और बच्चों से बहुत सारी बातें, क्योंकि वो वालिद हैं तो वालिद जो है ना वो लाइफ लेसन्स देते रहते हैं। आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं तो लाइफ लेसन्स तो आप लोगों ने बहुत सारे सुने, लेकिन एंड पर जो उनका एक लफ्ज था ना, हैव फन, मैं तो उसी पर फोकस कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल, हमें भी यही कहते हैं। अब आपको भी यही कहते हैं। और कैसा लगा उनका इतना प्यारा सा इमोशनल और बहुत ही वाइज मैसेज सुनकर? कंप्लीटली सरप्राइज्ड, हमें पता नहीं था। अब पता चलेगा। आपने क्या बाबा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? हम उनको एक्चुअली ये किसी को नहीं पता, हम उनको आंजी कहते हैं क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं वो सलमान जी उनको कहते थे जब छोटे थे, तो पूरा नहीं बोल सकते थे, तो आंजी बन गया जी। आंजी, आज से हम भी आंजी। 14 अगस्त के हवाले से भी कोई गाना है? उस हवाले से भी करते हैं। अच्छा, आप लोगों से जैसा कि आपके वालिद साहब भी जिक्र कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हो, जब आप लोग पब्लिक आई में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ता है, बड़ी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। आप लोगों ने जब बैंड बनाया तो आप लोगों का सबसे पहला मोटिव क्या था, या आप लोगों ने उसकी बुनियाद कैसे रखी कि हमें इस तरीके से चलना है, हमें इस तरीके से पब्लिक हैंडलिंग करनी है, हमें इस तरीके से जो है वो जो आप लोगों को मोटिवेशन मिली है उसके बाद हमें इस तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, तो प्लानिंग क्या थी ये बैंड बनाने के बाद आप लोगों की? जी, आई थिंक जो हमारे अभी फादर ने कहा था हैव फन, तो हमने जब म्यूज़िक शुरू किया वो फ़न के बेसिस पे किया था कि आप इंजॉय कर रहे हो जो आप बना रहे हो। और जो गाने मैंने अभी एक्चुअली अपनी एल्बम रिलीज़ की है, उसका नाम जान है, तो उस एल्बम के अंदर जो गाने हैं वो आई थिंक एक रिफ्लेक्शन होते हैं आपकी लाइफ के। और एक हमने गाना बनाया है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हम आई थिंक वही ट्रेडिशन से आते हैं जो अपने मुल्क की इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं यूथ को। और तो सुना दे थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए बनाया, थोड़ा सा गुनगुना भी दें आप। हम आपको सुनाते हैं, इसका नाम है दिल में पाकिस्तान। चलते रहे हम उम्मीद पे, डरना नहीं इस खेल से, बढ़ना है हमने जीत से, सपने जीने अपने दिल से, कभी जीतना कभी हारना, कभी डूबना कभी तैरना, फिर भी तू हिम्मत ना हार, आगे अपनी जीत है, जागे ये उम्मीद है, जीवन का ये गीत है, तारे चमक रहे हैं, आगे अपनी जीत है, जागे ये उम्मीद है, जीवन का ये गीत है, सबके दिल में है पाकिस्तान। तो शेर जान और इमरान की आवाज में गाना तो हमने सुन लिया और उनसे कुछ बातें भी हो गई खट्टी मीठी किस्म की, बहुत मजेदार बातें हुई। ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। अच्छा गाते जाइए, रिश्ता बनाते जाइए। मौसीकी की ना कोई
हद होती है, ना कोई और उसके सरहद ऊपर होती है। सरहद होती है। तो लोगों से रिश्ता बनाते जाइए, मोहब्बतें बटोरते जाइए, दुआएं लेते जाइए, क्योंकि आप एक हमारे सुपरस्टार के बच्चे हैं। तो लोगों का जिनको जो सलमान भाई से मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत ऑटोमेटिकली करेंगे। उस रिश्ते को मजबूत बनाना आपके हाथ में है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह सुबह सवेरे पाकिस्तान का रिश्ता आपके और हम सबके साथ आपस में अल्लाह पाक ने बहुत ही मजबूत बनाया है और बनता जा रहा है। इसी रिश्ते के साथ इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।